जय हिंद दोस्तों। बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। द हिंदू समाचार विश्लेषण के इस आज के अंक में हम 8 अक्टूबर 2020 को हिंदू पेपर में आए हुए कुछ आर्टिकल्स के बारे में चर्चा करेंगे। वहां से जो क्वेश्चन प्रीलिम्स में बन सकते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और साथ में कुछ मेंस के लिए भी अभ्यास प्रश्नों को हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सीरीज को। बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। देखिए, पहला जो ये आर्टिकल है ये सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बारे में है, जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अपना जीएस पेपर 2 से इसका संबंध है, साथ में हम लोग इसको मौलिक अधिकारों से भी जोड़कर देख सकते हैं। तो अगर इसके संदर्भ की बात हम लोग कर लें पहले, तो संदर्भ ये है इसका कि अभी हमारे देश में जो शाहीन बाग में आंदोलन चला था, एक प्रोटेस्ट चला था वहाँ पर, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में वहाँ पर किया गया था वो आंदोलन। तो उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है। वहाँ पर कुछ लोगों को उस आंदोलन से परेशानी हुई थी, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। उसके संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है, उसी के बारे में पूरा आर्टिकल है। तो एक बार पहले समझ लेते हैं कि वो मूवमेंट क्या था, वो प्रोटेस्ट क्या था और कैसे पूरी कहानी रही, तो आपको अच्छे से समझ में ये पूरा आर्टिकल आ जाएगा। देखिए, जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए मैं बता दूं कि हमारे देश में वुमेन्स के द्वारा स्पेशली, यानी जो महिलाएं हैं उनके द्वारा स्पेशली दिल्ली में एक प्रोटेस्ट किया गया था, जो कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में था। यानी जो नागरिकता संशोधन कानून था, नागरिकता संशोधन कानून, इसके विरोध में दिल्ली में एक प्रोटेस्ट किया गया था, जिसको कि अभी मार्च में हमने कोविड 19 की वजह से इसको वहां से हटा दिया, इसको वहां से खत्म कर दिया। अगर हम इसका टाइम पीरियड देखें तो लगभग लगभग दिसंबर 2019 में ये शुरू हुआ था और उसके बाद मार्च 2020 तक ये चला। और मार्च 2020 में फिर सरकार ने कोविड 19 के प्रभाव के चलते यहाँ पर भीड़ ना लगे, इसलिए उनकी सुरक्षा की दृष्टि से इसको प्रोटेस्ट को हटा दिया था। अब इसको एक बार समझ लेते हैं, यहाँ हुआ क्या था, शाहीन बाग में हुआ क्या था। देखिए, ये अगर हम दिल्ली के नक्शे की बात करें तो ये अपना नोएडा है, और यहाँ ग्रेटर नोएडा, और यहाँ पे अपना न्यू दिल्ली आ जाता है। ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पर एक ब्रिज है इस तरीके से। इस ब्रिज के साथ एक रोड है जो कि न्यू दिल्ली से कनेक्ट करती है। अर्थात नोएडा, ग्रेटर नोएडा को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए ये ब्रिज है, और इस रोड को ही वहां के जो प्रोटेस्टर थे इन्होंने ब्लॉक कर दिया था। जब इस रोड को ब्लॉक कर दिया था तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा से डेली जो आने जाने वाले लोग थे, डेली जो काम पर जाने वाले लोग थे, उनको बहुत प्रॉब्लम हुई, क्योंकि दूसरा रास्ता जो था वो बहुत दूर था और बहुत दूर से वो ब्रिज कवर करके उनको वहां तक पहुंचना पड़ता था। तो उनको आने जाने में बहुत तकलीफें वहां पे होने लगी थी। इस वजह से शाहीन बाग का जो न्यूज़ है वो ज़्यादा बढ़ गई थी, लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी। और इसके बाद फिर जो है ये इसकी जो याचिका है, जनहित याचिका, वो सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में गई थी, और दिल्ली हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुना था और उसी याचिका पर अब अपना फैसला सुनाया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देखिए, डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र जहां होता है, उस लोकतंत्र का एक प्रमुख हिस्सा है मतभेद होना। यानी अगर लोकतंत्र में मतभेद नहीं होगा तो वो लोकतंत्र का मतलब ही नहीं है, है ना। अर्थात लोकतंत्र में आपका मतभेद तो हो सकता है, ये बिल्कुल सही बात है, और उस मतभेद की वजह से आप कुछ चीजों का विरोध भी कर सकते हैं, ये भी सही बात है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए जो कि किसी और की परेशानी का कारण बने। अर्थात आपका जो विरोध है वो शांतिपूर्ण होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आपका जो विरोध है वो पूरी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए जो पब्लिक प्रॉपर्टी यानी सार्वजनिक जगहों को नुकसान पहुंचाए। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में कहा। तो यहां पर दो मैं आर्टिकल की बात करता हूं जिनका यहां पे खास ध्यान रखना होगा आपको। एक तो है राइट टू प्रोटेस्ट, राइट टू प्रोटेस्ट, और दूसरा है राइट टू मोबिलिटी, राइट टू मोबिलिटी। ठीक है, इन दोनों के बारे में बातचीत कर लेते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट जो है संविधान के आर्टिकल नंबर 1 में है, जिसके भी भाग हैं ए और बी, उनका यहाँ पे जिक्र करूंगा मैं। और राइट टू मोबिलिटी जो है ये आर्टिकल नंबर 1 है, इसका जो पार्ट डी है वहां पर इसको बताया गया है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। राइट टू प्रोटेस्ट के अंतर्गत क्या आता है, हमें बोलने यानी अपने जो विचार हैं उनको एक्सप्रेस करने का, उनको बोलने का हमको आजादी है, उनको लिखने का आजादी है। यानी किसी भी प्रकार के अपने जो विचार हैं हम उनको रख सकते हैं, हम उनको बोल सकते हैं। उसके साथ साथ बकायदा हम लोग सभा भी कर सकते हैं, हम लोग असेंबल हो सकते हैं। 19(1)(b) के अकॉर्डिंग हम किसी भी रूप में 500, 5000, 10,000 जो लोग हैं वो किसी भी विचार के लिए, किसी भी विरोध के लिए एक जगह पर इकट्ठा भी हो सकते हैं।
लेकिन साथ ही साथ जो राइट टू मोबिलिटी है, ये हमको पूरे देश में कहीं भी फ्रीली यानी स्वतंत्रता से आने जाने का अधिकार भी देता है। तो यही कॉन्फ्लिक्ट यहां पर हुआ, यही विवाद यहां पर हुआ कि यहां पर प्रोटेस्टर ने प्रोटेस्ट तो किया, वो उनको अपना अधिकार मिल गया, लेकिन जो लोगों का आना जाना रुक गया तो इस अधिकार का भी उल्लंघन हुआ, यानी इस अधिकार की भी अवहेलना हुई। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सारे अधिकार हैं, आप विरोध कीजिए, आप आंदोलन कीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन उससे किसी और के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको यहां पे ध्यान में रखना है। तो पब्लिक प्लेस में अपना अधिकार करने के लिए या पब्लिक प्लेस में ये आंदोलन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें कही जो आपको ध्यान में अपने रख ली हैं, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है वो। तो क्या क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सबसे पहली बात सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में ये कहा कि कोई भी प्रोटेस्ट अगर होना है तो वो पब्लिक प्लेस में नहीं होगा, यानी जो पब्लिक प्लेस है वहां नहीं होगा। दूसरा, अगर ऐसा होता है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रशासन है वो प्रशासन बिल्कुल भी कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार ना करे और ऐसी जगह पर त्वरित कार्यवाही करके उनको वहां से हटाए, अगर ऐसा होता है कहीं तो। तीसरा, अपने सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोटेस्ट होने हैं वो डेजिग्नेटेड जगह पर ही होने हैं, डेजिग्नेटेड जगह, ठीक है, यानी जहां पर प्रोटेस्ट किए जा सकते हैं केवल वहीं होने हैं, किसी भी पब्लिक प्लेस पर नहीं होने। जहां पर आंदोलन या विरोध किया जा सकता है जिससे औरों को परेशानी ना हो, केवल वहीं पर ये हो सकता है, इसके अलावा कहीं पर इसको नहीं करना है। अगर ऐसा करेगा तो फिर प्रशासन को खुली छूट है कि वो वहां पर तुरंत कार्रवाई करके उन सबको वहां से हटाए। तीसरा, कि कोई भी अगर ग्रुप या कोई भी सिंगल पर्सन अगर कोई भी प्रोटेस्ट करता है तो वो किसी भी तरीके से किसी भी रास्ते को या किसी भी और गतिविधि को ब्लॉक करने का प्रयास नहीं करेगा। यदि ऐसा होता है तो फिर उस पर्सन या उस ग्रुप को वहां से हटाने का प्रयास प्रशासन को करना ही पड़ेगा। सबसे आखिरी बात कि जो भी प्रोटेस्ट आपका हो रहा है वो प्रोटेस्ट हर हाल में पीसफुल होना चाहिए, यानी शांतिपूर्ण होना चाहिए, उससे किसी को भी किसी प्रकार की तकलीफ या परेशानी नहीं होनी चाहिए। यह सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें अपने वर्डिक्ट में कही। उनका मानना था कि लोकतंत्र है, उसमें विरोध होगा और विरोध को दिखाने उसको बताने का अधिकार भी सबके पास है, लेकिन आपको यह अधिकार नहीं है कि अपने अधिकारों के लिए आप किसी भी और के अधिकारों का हनन करेंगे या किसी भी और के डेली कार्य में आप हनन डालेंगे या परेशानी का सबब बनेंगे। अगर इस आंदोलन की बात करें तो आंदोलन पूरी तरीके से महिलाओं के द्वारा, बच्चों के द्वारा और जो और वरिष्ठ नागरिक थे उनके द्वारा चलाया जा रहा था। वहां पे बहुतायत में ये लोग थे और वहां पे सारी चीजें इन्होंने की, बट उससे बाद में ये हुआ कि इनकन्वीनियंट बहुत हुआ लोगों को और लोगों को वहां से आने जाने में परेशानी बहुत ज्यादा उठानी पड़ी थी। अगर हम बात करें कि इस आंदोलन की बात करें तो मैं आपको बताऊं कि वहां पे आधी रोड जो थी वहां पे सभी ने अपना टेंट लगा रखा था जहां पे वो लोग बैठकर अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और बाकी आधी रोड पर भारत का नक्शा जो 3D नक्शा था वो उन्होंने लगा रखा था, जिसकी वजह से वो रोड भी क्या हुई थी, ब्लॉक हो गई थी। तो इस तरीके से पूरा जो नक्शा था वो ब्लॉक हो गया था। हालांकि इस आंदोलन को कहा गया कि ये महिलाओं की आवाज है, ये पीड़ितों की आवाज है, इस तरह से इसको बताया गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि इसमें नेतृत्व का अभाव था और नेतृत्व के अभाव की वजह से जो इसका पर्पस था, जो इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था, उससे ये भटक गया और ये किसी और दिशा में चला गया। इसीलिए हम इसको अलाउ नहीं कर सकते, हम इसके बारे में कोई समर्थन इसका नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने दिशा से विहीन हो गया, अपने उद्देश्य से विहीन हो गया था। इस तरह का वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने दिया, तो उसके बारे में आर्टिकल था। यहां पे एक बात मैं आपको और बताऊं, यहां पर हम लोग एक बात और मेंशन कर सकते हैं। देखिए, अपने ही संविधान का जो फंडामेंटल ड्यूटी का आर्टिकल है 51A, ठीक है, उसके तहत ये हमारी ड्यूटी भी है कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करें, जो सार्वजनिक संपत्ति है उसकी सुरक्षा करें और हम लोग हिंसा की तरफ उतारू ना हो। ये हमारी ड्यूटी भी है, ये हमारा मौलिक कर्तव्य भी है। तो इसको भी हम लोग यहाँ पर जोड़ सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर उन लोगों ने अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन किया होता तो शायद किसी के भी मौलिक अधिकारों का हनन नहीं हो पाता। तो ऐसा आपको यहाँ पे ध्यान में करना है इस आर्टिकल के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। तो अगला आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया जापान फाइनलाइज टेक्स्ट ऑफ पैक्ट फॉर एआई एंड 5G। इसके बारे में आर्टिकल है, बहुत ध्यान समझ लीजिए। जीएस पेपर 2 से ही इसका संबंध है और किस तरीके से ये आपको पढ़ना है मैं आपको बता दूं। देखिए, अभी क्योंकि एक नाम इंपॉर्टेंट चल रहा है क्वाड,
है ना, 4 देशों का एक ग्रुप है, समूह है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आज हम लोग। तो उस क्वाड से ही ये न्यूज़ निकली है इंडिया और जापान की। हमारे जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, वो अभी जापान के विदेश मंत्री से मिले थे, वहां पर उन्होंने अपने प्लान्स रखे थे और अभी इंडिया के लिए उन्होंने एआई और 5G, इसका मतलब समझ लीजिए, एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और 5G मतलब 5G नेटवर्क, है ना, जो फास्टेस्ट नेटवर्क है उसकी तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। जैसा इंडिया में अभी 4G 3G 2G हम लोग करते हैं, तो उसी श्रेणी में 5G और आगे भी चीजों के लिए काम करने का प्रयास किया है। तो इंडिया और जापान ने अभी इस तरह का एक समझौता किया है कि साथ में मिलकर ऐसा काम करना है, उसके बारे में न्यूज है। इस न्यूज़ का एक बार समझिए कि देखिए आजकल की जो बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो बदलता हुआ परिवेश है, यहाँ पर तकनीक का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। जितनी अच्छी हमारी तकनीक होगी उतना ही ज्यादा ग्रोथ हम लोग जल्दी कर पाएंगे। जितना अच्छी हमारी प्रौद्योगिकी होगी उतना ही अच्छी हमारी प्रगति होगी, चाहे वो अर्थव्यवस्था की हो, चाहे वो शिक्षा की हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर में हो, चाहे वो किसी भी सेक्टर में हो, चाहे वो कृषि में हो, चाहे वो फूड में हो, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर हमारी तकनीक बढ़िया है, हमारी प्रौद्योगिकी बढ़िया है, तभी हम लोग तेजी से ग्रोथ कर पाएंगे, जो कि आज के जमाने में सबसे पहली चीज है। किसी भी तरह के इसके एप्लीकेशंस हो, चाहे यूजेस हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, हमें उस पर काम करने की बहुत जरूरत है कि अपनी तकनीक और प्रौद्योगिकी को हम कैसे बढ़ाएं। तीसरा, इस चीज के लिए जितने भी दुनिया में देश हैं उनके बीच में सहयोग कैसे बढ़े। कुछ देश तो वैसे हैं जिनके पास तकनीक बहुत अच्छी है और कुछ देश ऐसे हैं जिनके पास तकनीक इतनी अच्छी नहीं है। तो किस प्रकार ये दोनों प्रकार के देश आपस में सहयोग को बढ़ाएं जिससे पूरे विश्व में तकनीक का प्रसार हो और सभी देश ग्रोथ कर पाएं, इस बारे में सोचना है। बस इसीलिए इसी चीज को देखते हुए जो भारत और जापान हैं, इन्होंने अपने हाथ बढ़ाने का फैसला किया है कि हम जो है तकनीक के मामले में या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आपस में सहयोग करेंगे और एक दूसरे का साथ देंगे। हमारे पास जो नहीं है वो तुम्हें मिल जाए और तुम्हारे पास जो नहीं है वो हम बना देंगे, ऐसा कुछ करके इन्होंने अपना वो किया है। इसीलिए भारत और जापान ने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और 5G यानी 5G यानी 5 जनरेशन, इसके क्षेत्र में काम करने का साथ में फैसला लिया है। जिनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता तो बता दूं मैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है दिमाग वाली मशीन। सिंपल सिंपल कि ऐसी मशीनें बनाना जिनके पास स्वयं का दिमाग हो, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आपने देखा होगा कि हम लोग कभी गूगल पे सर्च करते हैं तो केवल कीवर्ड हम लोग वहां पर लिखते हैं और गूगल का जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो अपने आप ही उससे संबंधित न्यूज हमको दिखा देता है। या और भी तरह के हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखे होंगे अपने डेली लाइफ में। तो उसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी आगे बढ़ाने के लिए जो जापान और भारत हैं, दोनों ने आपस में एक समझौता किया है। यहीं पे एक बात मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी चाइना की एक कंपनी थी हुआवेई, आपने उसका नाम सुना होगा, हुआवेई, ठीक है ना। ये हुआवेई कंपनी को भारत में 5G नेटवर्क का जाल बिछाने के लिए, उस पर काम करने के लिए अनुमति मिली थी। लेकिन फिर चाइना के साथ हमारे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गए, चाइना के साथ हमारे विवाद बढ़ गए, तो उसके बाद ये कैंसिल हो गया, ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। भारत के साथ साथ जो हुवेई है, इसको विश्व के कई देशों ने अपने यहाँ बैन कर दिया, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएसए हो, ऐसे कई सारे देशों ने इस कंपनी को बैन कर दिया। अब देखिए हुवेई कंपनी को भले से हमने बैन कर दिया, लेकिन हुवेई कंपनी के अंदर इतनी क्षमता है कि पूरे विश्व में वो 5G और उससे भी आगे की तकनीकों पर काम कर सकती है और अच्छे से काम कर सकती है। लेकिन क्योंकि इन सभी देशों के बीच में विवाद चल रहा है, इसलिए इसको हमने क्या कर दिया है, ब्लॉक कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया है। अब जब ये कंपनी बंद हो गई है, इसको सभी देशों ने बैन किया हुआ है, तो इसके विकल्प के तौर पर अभी विश्व को चाहिए कि कोई इंसान सामने निकल के आए और उसी विकल्प का लाभ उठाने के लिए सभी देशों में होड़ मची हुई है कि किस तरीके से वो इसका जो खाली स्थान है वो अपनी कंपनियों से भरें, अपने हिसाब से भरें, ताकि उनका फायदा इन देशों को मिल पाए। और इसी संबंध में भारत जापान ने 5G और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आगे काम करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि दोनों देश साथ में काम कर सकें और विश्व में जो इस कंपनी का एक खालीपन है उसको आगे बढ़ सके। एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, देखिए चाहे हम ये जापान के साथ कॉम्प्रोमाइज करें चाहे ना करें, चाहे हम समझौता करें या ना करें, लेकिन भारत को अपनी तकनीक के विकास के लिए तो आगे कुछ करना ही होगा। क्योंकि जिस तरीके से भारत और बाकी देशों के संबंधों के बीच में बदलाव आ रहे हैं, उस तरीके से भारत एक बड़ी भूमिका में रहने के लिए तैयार है भविष्य के लिए। और उसकी दृष्टि से भारत को निश्चित ही अपने सभी पैतरों पर काम आजमाना होगा और सभी पैतरों पर आगे बढ़ना होगा।
इसीलिए इंडिया और जापान के भी फॉरेन मिनिस्टर थे, वो मिले थे, जिन्होंने एआई और 5G पर बैठकर चर्चा की और एक स्ट्रेटेजी डायलॉग सेट किया कि किस तरीके से हमें इस पर काम करना है। इसके साथ साथ भारत और जापान के बीच में साइबर सिक्योरिटी यानी जो साइबर सुरक्षा है, उस पर भी बहुत बातचीत हुई है और इस पर भी साथ काम करने का प्रयास किया है भारत जापान ने। इस पर भी साथ में काम करेंगे, ऐसा एग्रीमेंट भी भारत जापान ने किया है। अब देखिए, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या है? साइबर सिक्योरिटी का मतलब यही है कि जितनी भी चीजें हमारे देश में चल रही हैं, जो कि इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, उनको किसी प्रकार सुरक्षित किया जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि किसी भी प्रकार का जो साइबर सुरक्षा है वो इस समय हमको चाहिए, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो हैकर्स हैं, विभिन्न प्रकार के जो दुश्मन देश हैं, वो किसी भी प्रकार से हमारा डेटा, इंफॉर्मेशन और हमारे तमाम तरह की जानकारियां वो यहाँ से चुराते हैं, उनका गलत यूज करते हैं और हमारे सिस्टम को खराब करते हैं। ऐसे कई सारे काम होते हैं। तो उस दृष्टि से भारत जापान दोनों को ही चाहिए कि उनके पास एक बेहतरीन साइबर सुरक्षा प्लेटफॉर्म हो, जिससे उनके जो जितने भी संस्थान हैं, जितना भी उनका इंफॉर्मेशन है, डेटा है और जो भी उनके डेटा आगे हैं, वो सुरक्षित रह सके और विश्व के देशों के सामने वो अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। तो इसलिए साइबर सिक्योरिटी, एआई और 5G तीनों पर ही मिलकर काम करने का भारत जापान ने फैसला किया है। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ऑप्शंस में देखिए आता है, स्टेटमेंट आती है यूपीएससी में, तो वहां पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस किस क्षेत्र में भारत जापान के विदेश मंत्रियों के बीच में एग्रीमेंट हुआ। तो साइबर सुरक्षा, एआई और 5G, इसके बीच में अभी दोनों देशों ने काम करने का मन बना लिया है। इसके अलावा बात करें तो कुछ चीजें आपको और ध्यान में रखनी है, जैसे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या चीज है? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इस पर भी काम करने का प्रयास दोनों देश करेंगे, जो कि उनका एक बुनियादी ढांचा बनेगा। किसके लिए? क्रिटिकल इंफॉर्मेशन के लिए, जितनी भी होती हैं उसके लिए दोनों देश मिलकर एक बुनियादी ढांचे का निर्माण करेंगे। ये टर्म्स याद रखनी है। देखिए, ये टर्म्स ही ऑप्शन में लिखी हुई आएंगी, तो आपको पहचाननी होगी किन के लिए बात की गई है, किन के लिए बात नहीं की गई है। तो देखिए, पहले जो समिट होती थी, पहले देशों के बीच संबंध थे, वो केवल ट्रेड तक सीमित रह जाते थे। लेकिन आज की परिस्थितियों को देखते हुए हमें ट्रेड से बहुत आगे निकलना है, हमें कई और क्षेत्रों में भी एक दूसरे का सहयोग चाहिए है। तो उसी संबंध में ये पहली कड़ी है जो भारत जापान के बीच में हुई है। हालांकि इससे पहले भी जापान भारत का एक अच्छा सहयोगी रहा है और भारत जापान के बीच में कई और समझौते भी हो चुके हैं। हम लोग आगे देखेंगे कुछ दिनों में और भी पढ़ेंगे हम लोग इनके बारे में। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ध्यान रखना है साइबर सुरक्षा, एआई, 5G और क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसे ये 3-4 पॉइंट आपको ध्यान में करने हैं जो हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ जाते हैं अगली न्यूज की तरफ। तो अगला एक आर्टिकल आपको पढ़ना है जो कि एडिटोरियल है, प्लेइंग कैच अप इन द फ्लड फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजी। इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं, ये क्या चीज है। तो देखिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है, ये हमारा जो बाढ़ है यानी जो फ्लड फोरकास्टिंग है, उससे इसका संबंध है और हमारे यूपीएससी में जीएस पेपर 3 से इसका संबंध रहता है। उससे हम लोग देखेंगे कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से। देखिए, अगर हम बात करें इस आर्टिकल की, तो पूरी तरीके से आर्टिकल जो है वो टेक्निकल आर्टिकल है, ठीक है। पूरी तरह टेक्निकल आर्टिकल है। इसमें जो बेसिकली संबंध है वो फ्लड फोरकास्टिंग से इसका संबंध है। किस तरीके से बाढ़ की हम लोग पूर्व सूचना देते हैं, उसकी पूर्व भविष्यवाणी करते हैं, किस तरीके से इंडिया के सामने उसकी चुनौतियां हैं और भारत को क्या करना चाहिए इसके संबंध में, इसी पूरे चीज पर ये बेस्ड आर्टिकल है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ते हैं। देखिए, इस आर्टिकल को समझने के लिए आप एक बात समझिए कि भारत हमेशा से ही मौसम संबंधी गणनाएं, मौसम संबंधी भविष्यवाणियां करता है और भारत के दो प्रमुख संस्थान हैं, एक का नाम है आईएमडी और एक का नाम है सीडब्ल्यूसी, ठीक है। ये क्या है? आईएमडी का मतलब है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और सीडब्ल्यूसी का मतलब है अपना सेंट्रल वाटर कमीशन, ठीक है। ये दो संस्थाएं हैं जो भारत में बाढ़ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़ों पर चर्चा करती हैं और कुछ महत्वपूर्ण डेटा हमको बताती हैं। देखिए, अगर हम आईएमडी की बात करें तो आईएमडी क्या करता है? आईएमडी हमको बताता है रेनफॉल के बारे में कि कहां पर कितना रेनफॉल हुआ है या होगा। दूसरा, इस रेनफॉल के डेटा के बाद यानी इस रेनफॉल के डेटा को अटैच करते हुए जो सीडब्ल्यूसी है वो हमें बताता है कि कहां पर इंटीग्रेट होगा रेनफॉल, है ना, यानी किस इलाके में कितनी बारिश होगी, यानी किस रिवर पॉइंट पर, यानी कौन से नदी मुहाने पर बाढ़ आ सकती है, कौन से पर नहीं आ सकती है। ये आंकड़े कौन देता है? सीडब्ल्यूसी। अब देखिए, भारत में भले ही से ये दो संस्थाएं हैं और हम लोग मौसम संबंधी भविष्यवाणी करते हैं, लेकिन भारत की तकनीक अभी उतनी अच्छी नहीं है। भारत के पास अभी उतने सटीक आंकड़े नहीं होते हैं जिससे बिल्कुल सटीक जानकारी हमको मिल पाए।
एक यहाँ पर टर्म आपको याद करनी है जो आर्टिकल में प्रयोग की गई है, उसका नाम है क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट बाय सेंट्रल वाटर कमीशन। देखिए, क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट, ठीक है। अब देखिए ये क्या करता है, ये चीज क्या है, ये चीज वही है जो मैंने अभी बताई आपको, सीडब्ल्यूसी, ठीक है। जो अपना सेंट्रल वाटर कमीशन है वही इस डेटा को कलेक्ट करता है, क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट, ठीक है। कहां पर किस रिवर पॉइंट पर बाढ़ आ सकती है, किस पर नहीं आ सकती है, ये सारा डेटा आईएमडी के डेटा से सीडब्ल्यूसी बताता है। पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एक तो तकनीक हमारे पास इतनी अच्छी नहीं है जो हमारे पास सटीक आंकड़े हो। दूसरा, जब ये दो दो संस्थाएं हैं तो दो दो संस्थाओं की वजह से भी कुछ आंकड़ों की मिसमैचिंग हो जाती है और इतने अच्छे हमारे पास रिजल्ट नहीं आ पाते, इतना बढ़िया हमें रिजल्ट नहीं मिल पाता, ठीक है। ये परेशानी है। तो भारत को इस संबंध में काम करना पड़ेगा और अपनी तकनीक को इस तरीके से विकसित करना होगा कि आगे भविष्य में हमारे पास सटीक आंकड़े आए, सटीक डेटा आए, जिससे हम लोग सटीक बाढ़ की फोरकास्टिंग कर सकें, जिससे हमारे एग्रीकल्चर और अर्थव्यवस्था को इतना नुकसान नहीं होने पाए। अब देखिए यहीं पर एक आर्टिकल में शब्द यूज करा गया है, लीड टाइम। लीड टाइम, ये आपको ध्यान में करना। देखिए ऐसे टर्म्स के बारे में एग्जाम में पूछ लेता है, अभी आप 2-3 महीने बाद पढ़ेंगे तो आपको ध्यान नहीं रहेगा कि लीड टाइम क्या होता है, तो इसको ध्यान समझ लीजिए। ये लीड टाइम का मतलब क्या है? देखिए लीड टाइम का मतलब है कि फ्लड आने का समय क्या था और उसकी भविष्यवाणी कब की गई, उसके बीच का समय। समझ गए मेरी बात कि इशुएंस ऑफ द फोरकास्ट एंड अकरेंस ऑफ द फ्लड इवेंट, ठीक है। जो भी बाढ़ आ रही है तो उसका समय क्या है और उससे कितने पहले हमने घोषणा कर दी, उसकी भविष्यवाणी कर दी थी, उनके बीच का जो समय है वो क्या कहलाता है, लीड टाइम। तो यहां से आप समझ गए कि जितना ज्यादा होगा लीड टाइम उतना ही हमें नुकसान से बचने का समय मिल जाएगा। तो अभी इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि हमें ऐसी तकनीक का विकास करना होगा, हमें ऐसे कुछ प्रौद्योगिकी का विकास करना होगा जिससे हमारा जो लीड टाइम है वो बढ़ जाए। अब आप खुद सोचिए कि मान लीजिए आज 10 बजे सुबह को अपना जो आईएमडी और सीडब्ल्यूसी है इन्होंने फोरकास्ट किया कि शाम को 6 बजे बाढ़ आ जाएगी। अब आप खुद सोचिए कि 10 बजे अगर मान लीजिए घोषणा हो रही है और शाम को 6 बजे बाढ़ आ रही है, तो इतने 8 घंटों में हम लोग कितना बचा पाएंगे या कितने लोग वहां से निकल पाएंगे, है ना। अगर यही घोषणा 2 दिन 1 दिन पहले हो जाए, 3 दिन पहले हो जाए, तो फिर हम लोग अच्छे प्रयास कर सकते हैं, वहां से ज्यादा ज्यादा सामान को हम बचा सकते हैं। तो ऐसा इसमें कहा गया है कि लीड टाइम को बढ़ाने के लिए हमें प्रयास करने चाहिए सरकार को, जिससे हमारा लीड टाइम जो है बढ़े और सही से बेहतर प्रबंधन हम लोग चीजों का कर सकें। ऐसा नहीं है कि अभी इस समय भारत में कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, भारत टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर रहा है, भारत कर रहा है, लेकिन वो टेक्नोलॉजी, वो तकनीकें जितनी भी हैं वो सब पुराने जमाने की हैं, वो सब पुरानी हो चुकी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक हमारे जो डॉपलर वेदर रडार होता है, डॉपलर वेदर रडार, इसका इस्तेमाल करता है आईएमडी, ठीक है। इसका इस्तेमाल आईएमडी करता है और इसके इस्तेमाल के बाद ही वो रेनफॉल के बारे में बताता है कि रेनफॉल कितना होने वाला है, कहां होने वाला है, ठीक है ना, इसको बताता है वो। इसको हम लोग कहते हैं क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन एस्टिमेशन, है ना, यानी क्यू पी ई। देखिए ये टर्म्स आप लोग याद करिए, एक मैंने टर्म्स आपको पहले बताई थी जो हमारा सीडब्ल्यूसी करता है। सीडब्ल्यूसी हमारा क्या करता है उसके बारे में मैंने आपको बताया था, क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट, ठीक है, ये वो करता है। इसका मतलब यही है कि किस नदी पर, किस नदी पॉइंट पर, किस रिवर पॉइंट पर कितना रेनफॉल होना है, इसको जो बताता है वो सीडब्ल्यूसी बताता है, सेंट्रल वाटर कमीशन। क्या बोलते हैं इसको, क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन फोरकास्ट, ठीक है, क्यूपीएफ। अब दूसरा, जो हमारा डॉपलर वेदर रडार है इसका प्रयोग करता है आईएमडी, और इसके प्रयोग के द्वारा आईएमडी क्या बताता है, रेनफॉल बताता है। और इस रेनफॉल बताने की घटना को ही या इस प्रक्रिया को ही हम लोग कहते हैं क्यूपीई, यानी क्वांटिटेटिव प्रेसिपिटेशन एस्टिमेशन, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में करना है। ये क्यूपीई और ये क्यूपीएफ एग्जाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। क्या यूज करता है, क्या तकनीक है इसकी, तकनीक है रिफ्लेक्शन, ठीक है। यानी जो हमारे क्लाउड्स होते हैं, जो हमारे बादल होते हैं, उनके रिफ्लेक्शन को देखकर ये बता देता है कि कहां पर कितनी बारिश होनी है, ठीक है। परंतु ये बहुत पुराने मेथड हैं, बहुत पुराने जमाने में इनका प्रयोग होता था और विश्व के जो बाकी देश हैं वहां पर इनसे भी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, जिससे वो लोग सटीक अपने निर्णय ले पाते हैं, सटीक अपने डेटा बता पाते हैं। तो वहां पे बहुत अच्छा हो जाता है कि वेदर को फोरकास्ट करना कि क्या आगे रहने वाला है, क्या आगे नहीं होने वाला है।
इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा कि इस आर्टिकल में यही कहा गया कि भारत की तकनीक को थोड़ा जो स्टैटिस्टिकल मेथड हैं भारत के, उनको इंप्रूव करने की इस समय जरूरत है, उनको बेहतर बनाने की जरूरत यहाँ पर है। यहाँ पे एक और शब्द का यूज किया गया है जो देखिए ध्यान में मैं आपको लाता हूं, इन सेम्बल वेदर मॉडल। इन सेम्बल वेदर मॉडल, ठीक है। तो अभी क्या कहा अपने लेखक ने? लेखक ने कहा कि जो पूरा विश्व है वो जो उसकी डिटर्मिनिस्टिक फोरकास्टिंग जो मेथड थे उनको छोड़कर अब वो इजेंबल वेदर मॉडल की तरफ आ रहा है। ये क्या मॉडल है? ये मॉडल ऐसा मॉडल है जो न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन करता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ऐसे मॉडल के अंतर्गत वो कोई एक भविष्यवाणी नहीं करते हैं, वो सेट ऑफ फोरकास्ट करते हैं, एक सेट बनाते हैं, सेट ऑफ फोरकास्ट। अर्थात वो कोई एक भविष्यवाणी नहीं करते हैं, वो संभावनाएं जताते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। ऐसे वो 3-4 अपनी संभावनाएं या जो भी उनका सेट होता है वो दर्शाते हैं, जिससे हमें जो पॉसिबल फ्यूचर इवेंट हैं उनके बारे में पता लगता है, जिससे हम लोग एक अच्छी योजना तैयार कर सकते हैं। हमारे पास दायरा थोड़ा खुला रहता है और इससे हम लोग अच्छी योजनाएं तैयार करके चीजों को बचा सकते हैं। तो अभी लेखक ने यही कहा कि भारत को भी इस तरह की चीजों पर आना चाहिए और भारत को भी जो इजेंबल वेदर मॉडल है उसको अपनाकर अपनी तकनीक को बढ़ाकर अपने आप को बचाना चाहिए, ऐसा इसमें आर्टिकल में कहा गया है। ये आपको यहाँ से ध्यान में कुछ बातें कर लेनी है। कुछ टर्म्स जो मैंने बीच में बताई हैं वो जरूर ध्यान करिए, वही हमारे एग्जाम में आ जाती हैं, तो उनके बारे में जरूर ध्यान करना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अगला, क्वाड वरीड अबाउट चाइनाज ग्रॉस एग्रेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, हम सभी देख रहे हैं क्वाड के बारे में भी, चाइना के एग्रेशन के बारे में भी हम लोग देखते हैं, हम लोग देख ही रहे हैं, उसी के बारे में न्यूज है। तो अगर संदर्भ की बात करें, संदर्भ समझ लीजिए, अभी क्वाड की मीटिंग हुई थी, सेकेंड मीटिंग क्वाड की हुई है जो टोक्यो में हुई है, ठीक है। तो उसी टोक्यो की मीटिंग में क्या हुआ है या बाकी देशों का क्या उसमें रोल रहा है, क्या उनका रुख रहा है, भारत का रुख क्या रहा है, तो उसके संबंध में पूरा ये आर्टिकल है, ये आपको ध्यान में करना है। अगर क्वाड की बात करें तो क्वाड के बारे में हम सभी को पता ही है कि क्वाड जो है वो 4 देशों का एक संगठन है, जिसमें अपना भारत है, भारत के साथ अमेरिका है, अमेरिका के साथ जापान है और जापान के साथ ऑस्ट्रेलिया है। ऐसे 4 देशों का संगठन है क्वाड, जो कि 2007 में इसको बनाया गया था। जो जापान के उस समय के प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, उनका विचार था ये, उनके विचार के संबंध में ये क्वाड बना था। इसका जो मुख्य मकसद था वो इंडो पैसिफिक रीजन था, इंडो पैसिफिक रीजन, ठीक है, यानी जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है वहां पर शक्ति संतुलन को बनाना। जिस तरीके से वहां पे चाइना की दादागिरी चलती है, चाइना जहां पे उस इलाके में पूरे में अपना अधिकार ठोकता फिरता है, तो इस तरीके की शक्ति संतुलन को बनाना ताकि वहां से चाइना को भी काउंटर किया जाए और बाकी सहयोग के काम भी वहां पर किए जाएं, इस सोच के साथ इस क्वाड को बनाया गया था 2007 में 4 देशों ने मिलकर। तो अभी इनकी सेकेंड मीटिंग हुई है टोक्यो में, उसके संबंध में यहाँ पर पूरी चर्चा करनी है। इस पूरे आर्टिकल में क्या कहा है सभी देशों ने एक बार देख लेते हैं। देखिए, इंडो पैसिफिक रीजन की मैंने जो बात की है, इंडो पैसिफिक रीजन, इस रीजन की जो मैंने बात की है, ये हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत समय से विवादों में है और इसके विवाद का कारण यही है कि यहाँ पर जो चाइना है वो चाइना अपने जबरदस्ती के अधिकार बाकी देशों पर थोपता है, यानी वो चाहता है कि इस पूरे इलाके का जो साम्राज्य है वो चीन के अंतर्गत आ जाए। इस वजह से वो बाकी देशों के आर्थिक हित, बाकी देशों के भौगोलिक हित और बाकी देशों के जो सैन्य हित हैं उनको चोट करता है। जब इनको चोट करता है तो इसलिए बाकी के देश जो हैं वो इस समय चाइना से पूरी तरीके से अलग हो चुके हैं, पूरी तरीके से चाइना का वो बैकआउट कर चुके हैं, ठीक है। तो इसी चीज को काउंटर करने के लिए ये 4 देशों ने यहां पर एक बात इंडो पैसिफिक रीजन में बताई। अब अगर भारत की बात करें तो भारत के लिए मुश्किल ये है कि अगर मान लीजिए क्वाड जो है वो केवल और केवल एंटी चाइना होकर रह गया तो भारत को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि भारत इस समय उभर रहा है। भारत की आर्थिक दृष्टि से देखें, चाहे सैन्य दृष्टि से देखें, चाहे तकनीक की दृष्टि से देखें, भारत हर क्षेत्र में उभर रहा है, भारत हर क्षेत्र में विकास कर रहा है। तो भारत को चाहिए कि जो बाकी के 3 देश हैं उन 3 देशों से भारत को हर क्षेत्र में सहायता मिले, हर क्षेत्र में उसको हेल्प मिले, ताकि भारत अपना और भी अधिक विकास कर पाए। तो भारत चाहता है कि जो क्वाड है उसका जो मुख्य मुद्दा है, उसका जो एजेंडा है वो एंटी चाइना रहे, बट केवल एंटी चाइना ना रहे, उसके अलावा भी यहां पर सहयोग की दृष्टि होनी चाहिए।
इसी वजह से यहाँ पर कई सारी बातें की गई हैं भारत की तरफ से। जैसे एक तो कोविड 19 क्योंकि चल रहा है, हमको परेशान किया हुआ है, तो कोविड 19 पर क्वाड देश जो हैं वो साथ में आए और किस तरीके से कोविड 19 से चारों देश मिलकर लड़ सकते हैं, किस तरीके से वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं, किस तरीके से और जो कोविड 19 संबंधी मुद्दे हैं उनसे चारों देश मिलकर कैसे निकल सकते हैं, इस पर भारत ने अपना पक्ष रखा, इस पर बातचीत हुई। साथ में इन चारों ही देशों में सप्लाई चेन पर भी बातचीत हुई कि किस तरीके से पूरे विश्व में सप्लाई चेन को बढ़ाया जाए। ठीक है, अब देखिए भारत ने अपने मुद्दे यहां पे रख दिए। भारत में एक तो दो कार्यक्रम मैं आपको बताऊंगा। एक तो भारत में मेक इन इंडिया पुराना कार्यक्रम है, इसके बारे में तो हजारों फैक्ट हमको पता है। और दूसरा अभी हमारे प्रधानमंत्री ने शुरू किया था आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। अगर आप देखें तो दोनों ही लगभग लगभग एक जैसे हैं। इसमें हमने मेक इन इंडिया की बात की है कि भारत में आके हमको भारत में मैन्युफैक्चरिंग चीजों को बढ़ाना है, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और आत्मनिर्भर का मतलब इतना है कि भारत में भारतीय कंपनियों को बढ़ावा देना है ना। ठीक है, तो इस वजह से यहां पर जो सप्लाई चेन को बढ़ाने की बात की गई है पूरे विश्व में क्वाड में, वो भारत की दृष्टि से फायदेमंद हो सकती है। क्योंकि किसी भी तरीके से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत दोनों की वजह से भारत में प्रोडक्शन बढ़ेगा, भारत में मैन्युफैक्चरिंग जो है बढ़ने की चांसेस हैं, उसके बहुत सारे मुख्य बिंदु हैं। तो अगर भारत में ऐसा होता है और चारों देश मिलकर सप्लाई चेन को बढ़ाते हैं तो वो भारत के उत्पादों के लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है। यहाँ पे ऐसी बात की गई। दूसरी जो इसमें बात की गई है वो बात की गई है कनेक्टिविटी पर। यानी चारों ही जो देश हैं वो किसी प्रकार कनेक्टिविटी को बढ़ाएं, यानी अपना जो कोऑर्डिनेशन है, जो अपना संपर्क है, उसको हर तरीके से बढ़ाएं ताकि चीजों का जल्दी और अति प्रभावशाली ढंग से उनका आदान प्रदान हो पाए। चाहे वो तकनीक हो, चाहे वो किसी भी चीज का हो, उसका आदान प्रदान जल्दी हो पाए, तेजी से हो पाए। इसलिए कनेक्टिविटी को बढ़ाने की बात यहां पर की गई है। साथ साथ यहां पर जो एक बात और की गई है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर यानी जो हमारा बुनियादी ढांचा है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उस इंफ्रा पर चारों देश मिलकर काम करें, उस इंफ्रा पर चारों देश मिलकर जो है आगे बढ़ें। इस पर यहां पर भारत के साथ चर्चा हुई है। तो अगर मैं देखूं तो हम क्वाड की बात करें तो क्वाड में एक तो अपना अमेरिका हो गया, एक जापान हो गया, एक ऑस्ट्रेलिया हो गया और भारत हो गया। चारों देशों की दृष्टि से हम देखें तो भारत के लिए ये चारों देश बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारत यहां से काफी फायदे, काफी लाभ यहां पर उठा सकता है। ये आपको यहां पे ध्यान में करना है। अगर हम बात करें तो इसके क्वाड के जो होस्ट थे वो जापान के जो नए अपने प्रधानमंत्री हैं योशिहिडे सुगा, वो थे। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि जो पुराने प्रधानमंत्री थे शिंजो एबे, उनका तो इसमें बहुत इंटरेस्ट था और उन्होंने प्रोएक्टिव यहां पर रोल निभाया था और जल्दी से क्वाड के बारे में सारी बातें की थी। लेकिन जो नए प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा, इनका कितना इंटरेस्ट इस चीज में रहता है, किस तरीके से चीजों को लेते हैं, किस तरीके से अपना इंटरेस्ट दिखाते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल रहने वाला है। ताकि आगे आने वाला समय में वही डिपेंड करेगा, वही निर्भर करेगा कि क्वाड की प्रगति जो है किस प्रकार हो सकती है। दूसरा यूएसए की बात करें, अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में देखिए अभी चुनाव होने हैं। अमेरिका में चुनाव होने हैं, चुनाव के बाद बाद वहां पे सबसे अधिक कोविड पेशेंट भी वहां पर हैं। उसके बावजूद जो है वो अमेरिका ने यहां पर अपने विदेश मंत्री को भेजा है बातचीत करने के लिए। तो ये भी देखना होगा कि अमेरिका इस क्वाड से क्या चाहता है। क्या अमेरिका क्वाड से केवल अपने जो व्यक्तिगत हित हैं उनको पूरा करना चाहता है, या फिर वो भारत के साथ मिलकर और भी आगे काम करना चाहता है। तो ये भी बात यहां पर देखनी होगी कि किस प्रकार भारत को काउंटर करता है, किस प्रकार भारत यहां से अपनी चीजों को समझता है कि भारत के लाभ यहां पर क्या होने वाले हैं। देखिए अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका ने एक तरह से देखा जाए तो इसको एंटी चाइना बनाने का पूरा प्रयास यहां पर किया है। ठीक है, एंटी चाइना बनाने का पूरा प्रयास यहां पर अमेरिका ने किया है। और अगर यह सफल हो जाता है तो भारत की दृष्टि से थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा इन चीजों से लाभ लेना, क्योंकि भारत चाइना के अलावा भी यहां से बहुत सारे लाभ चाहता है। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए ने अपने भाषण में देखिए तीन चार बातों को उठाया है जिससे हमको लगता है कि वो केवल एंटी चाइना प्रोपेगेंडा यहाँ पर चलाना चाहता है। सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि कोलैबोरेट टू प्रोटेक्ट, यानी जो हमारे क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र, उन्होंने नाम भी गिनाए। जैसे उन्होंने नाम गिनाया कि हमारा जो एलएसी स्टैंड ऑफ है, जो भारत भारत का और चाइना का जो विवाद चल रहा है सीमा पर, उसको भी यहाँ पर अमेरिका ने उठाया कि एलएसी पर जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, या फिर जो साउथ ईस्ट चाइना सी है, तो इन क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिए, इन क्षेत्रों को बचाने के लिए, किससे, चाइना से, यानी चाइना की जो पीपल्स पार्टी है उससे बचाने के लिए हमको साथ में आना पड़ेगा, ऐसा अमेरिका ने कहा। तो यहां से देखते हुए लगता है कि चाइना इसको एंटी वो सॉरी अमेरिका इसको एंटी चाइना बनाना चाहता है। तो भारत को इससे यहाँ पर निकलना होगा, भारत को यहाँ पे कुछ और भी सोचना होगा।
यूएसए चाहता है कि क्वाड जो है वो एक तरह से मिलिट्री अलायंस भी बन जाए, एक तरह से सैन्य संगठन बन जाए, एक तरह से सैन्य सहयोग का संगठन बन जाए। तो भारत को इन चीजों पर ध्यान करना होगा कि क्वाड केवल ऐसा ना बन के रह जाए, क्वाड सभी चीजों में भारत का सहयोग करे ताकि भारत को यहाँ से अधिक लाभ हो सके। ऐसा आपको यहाँ से ध्यान में रख लेना है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो अगला आर्टिकल हमारा है गिग वर्क एंड इट्स स्पीड टर्म्स। इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर गिग वर्कर्स की बात करें तो पहले देखिए गिग वर्कर्स के बारे में समझ लीजिए। गिग वर्कर्स का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स या इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर्स या फिर टेम्पररी वर्कर्स या फिर ऑन कॉल वर्कर्स। ठीक है, ऐसे वर्कर्स या ऐसे कामगार जिनको फोन पर काम करने के लिए बुला सकते हैं, ये जो टेम्पररी होते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट पर होते हैं, ऐसे सभी वर्कर्स को हम लोग गिग वर्कर्स कहते हैं। ठीक है, उनके बारे में ये आर्टिकल लिखा गया है, आपको समझ लेना है। अब देखिए अभी जो लेबर कोड आए थे, जो हमारे लेबर कोड आए थे, उनमें भी गिग वर्कर्स के बारे में बात की गई थी। तो उन्हीं के संबंध में आर्टिकल लिखा गया है कि लेबर जो हमारे कोड थे उनमें गिग वर्कर्स के लिए क्या लिखा गया है, वो कितना फायदेमंद है, या हमें और आगे क्या काम करना है, उसके संबंध में पूरा आर्टिकल है। तो एक बार समझ लेते हैं इस पूरे आर्टिकल को। अगर बात करें हमारे यूपीएससी एग्जाम की, तो जीएस पेपर 3 से इसका संबंध रहने वाला है। देखिए लेबर कोड में जरूर गिग वर्कर्स की बात की गई है, लेकिन सही बात यह है कि गिग वर्कर्स के लिए हमारे देश में लेबर राइट बिल्कुल भी नहीं है। जो अधिकार लेबर्स के होते हैं, जो फैक्ट्री लेबर अधिकार होते हैं, वो गिग वर्कर्स को नहीं प्राप्त हो पाते हैं, ये हकीकत है। और इसी वजह से जो हमारे लेबर कोड हैं उनमें गिग वर्कर्स के लिए एक नई कैटेगरी भी बनाई गई है। ठीक है, जिनके मद्देनजर जिस जिस कैटेगरी में सभी जो गिग वर्कर्स हैं उनके लिए सारे जो बेनिफिट्स हैं या क्या उनके चीजें हैं, क्या उनके अधिकार हैं, उनको बताया गया है कि वो कितने तरह के अधिकार, कितने तरह के बेनिफिट जो हैं वो ले सकते हैं किसी भी गिग वर्कर्स के रूप में। अगर हम बात करें भारत में, तो अभी देखिए डिजिटल रूप में भी जितने भी हमारे जो गिग वर्कर्स हैं वो बढ़ रहे हैं। देखिए डिजिटल रूप में गिग वर्कर्स का मतलब आप समझ सकते हैं कि जो डिलीवरी करते हैं या फिर जो एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाते हैं या जो कुरियर बॉय होते हैं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं ये सब डिजिटल इकोनॉमी में हमारे गिग वर्कर्स की तरह काम करते हैं, जो ऑन कॉल काम करते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर होते हैं या फिर टेम्पररी बेस पर होते हैं। तो इनकी भी तादाद यहाँ पर बढ़ती जा रही है। जैसे गिग वर्कर्स हमारे देश में हर जगह बढ़ते जा रहे हैं, तो इनके लिए अब सरकार को यहाँ पर प्रयास करने पड़ेंगे कि इनको भी वो सब अधिकार मिलें, वो सब बेनिफिट्स मिलें जो बाकी वर्कर्स को मिलते हैं। इनको भी अधिकार मिलना चाहिए कि ये जो गिग वर्कर्स हैं ये भी अपने जो अधिकार हैं उनको क्लेम कर सकें। इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इनकी जो वर्किंग कंडीशंस हैं, इनका जो और भी तमाम तरह की चीजें हैं, उनके लिए ये काम कर सकें, उनके लिए बात कह सकें, ताकि इनको भी एक अच्छा एनवायरनमेंट मिले काम करने का। तादाद में क्योंकि बहुत अधिक है और भारत की इकोनॉमी में जाहिर सी बात है कि अपना योगदान देते ही होंगे। देखिए जितने भी फैक्ट्री वर्कर्स हैं उन सभी को जो फैक्ट्री लॉ हैं उनके तहत सारे अधिकार मिल जाते हैं, लेकिन हमारे जो गिग वर्कर्स हैं इनके लिए कोई भी यहाँ पर लॉ नहीं है, इनको अधिकार इनके नहीं मिल पाते हैं और ये किसी भी तरीके से जो एक तरह से शोषण के रूप में ही कह सकते हैं कि वो काम करते रहते हैं। जैसे कि मैं आपको भी उदाहरण के तौर पर बताऊं, अभी कोरोना पीरियड में सभी जगह रोजगार का, सभी जगह पे नौकरियों का, सभी जगह पे जो व्यापार था वो चौपट हुआ, वो खत्म हुआ। उस वजह से जो गिग वर्कर्स थे इन पे सबसे अधिक परेशानियां आई। ठीक है, इनकी सैलरी घटा दी गई, इनका जो इंसेंटिव होता है वो घटा दिया गया, कईयों को नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, तो इस तरह की परेशानी जब आई तो क्योंकि कोई लॉ नहीं है, क्योंकि कोई अधिकार नहीं है, इसीलिए ये उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठा पाए और इनको वो चीज सहनी पड़ी। तो इसीलिए चाहिए सरकार को कि जैसे फैक्ट्री वर्कर्स को सभी अधिकार मिलते हैं वैसे ही गिग वर्कर्स को भी अधिकार मिले, उसके लिए भी सरकार को प्रयास करने चाहिए। उसी दिशा में जो अपनी लेबर कोड है उसमें एक नई कैटेगरी भी जोड़ी गई है। हालांकि जो हमारे गिग वर्कर्स हैं उनके लिए नई जो ऑक्यूपेशनल कैटेगरी है वो जोड़ी गई है, वहां पर उनको बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। लेकिन देखिए वो केवल बेनिफिट्स हैं, वो केवल लाभ हैं, वो केवल अधिकार नहीं है। अर्थात अगर मैं गिग वर्कर्स की बात करूं तो गिग वर्कर्स को बेनिफिट तो कई सारे मिलते हैं, जैसे जो सामाजिक सुरक्षा है वो उनको प्राप्त होती है, उसके लिए नियम कायदे हैं सामाजिक सुरक्षा के लिए। इसके अलावा जो मैटरनिटी बेनिफिट हैं, जो मातृत्व बेनिफिट हैं, वो उपलब्ध रहते हैं, वो प्राप्त होते हैं। इसके अलावा जो लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर्स हैं वो उनको प्राप्त होते हैं, यानी इंश्योरेंस अगर देखें तो वो उनको प्राप्त होता है। इसके अलावा जो ओल्ड एज के जो बेनिफिट होते हैं, जो ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोविडेंट फंड होता है वो उनको प्राप्त होता है। तो ऐसे कई चीजें प्राप्त होती हैं, लेकिन ये सभी बेनिफिट हैं, ये अधिकार नहीं है। ये अधिकार उनको नहीं है, मतलब क्या है कि अगर इनकी गारंटी भी दी जाए तो भी ये पक्का नहीं है कि ये चीजें इनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो सरकार को इस बारे में काम करने हैं।
गारंटेड नहीं है कि ये मिलने हैं नहीं मिलने, ये केवल लाभ हैं जो उनको मिलने चाहिए। अब कितनों को मिलते हैं कितनों को नहीं मिलते हैं, ये सवाल है कि कितनों को मिल पाते हैं कितनों को नहीं मिल पाते हैं। और अगर ऐसा रहा तो देखिए मैंने आपको बताया कि डिजिटल इकोनॉमी जितनी भी है उसमें गिग वर्कर्स की जो संख्या है, जो उनका नंबर है, वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा जो सामान्य इकोनॉमी है उसमें भी गिग वर्कर्स का नंबर बहुत बढ़ रहा है। और इसीलिए अगर इनके अधिकारों के ऊपर अभी चर्चा नहीं की गई, इनको अधिकार नहीं दिए गए, तो आगे आने वाला जो इंडस्ट्रियल युग है, जो इंडस्ट्रियल एरिया है, वहां पर जो हमारे इंडस्ट्रियल लेबर होगा, जो इंडस्ट्रियल गिग वर्कर्स होंगे, उनके अधिकारों पर चोट लगेगी और वो वहां पर थोड़ा सा कोलैप्स करेंगे, वो वहां पर थोड़ा सा बैक ऑफ करेंगे। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि फ्यूचर को हम लोग इग्नोर ना करें, फ्यूचर में कैसी स्थितियां बननी है उसके लिए आज ही काम करें। और लेबर राइट जो भी मिलते हैं फैक्ट्रीज को, उसको हम लोग गिग वर्कर्स को भी उपलब्ध कराना चाहिए। सरकार को ऐसा प्रयास करने की बहुत आवश्यकता है। चाहे वो ड्यूरेशन ऑफ टाइम हो, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो सोशल सिक्योरिटी हो, इस तरह के सभी प्रकार के लाभ जो हैं वो अधिकारों के रूप में उनको भी प्राप्त होने चाहिए। लेखक ने इसी बात को यहाँ पर कहा है। आगे देख लेते हैं कुछ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, 2020 में रसायन का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए दिया गया। देखिए ध्यान रखिए, अपने यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स में नाम तो बहुत कम पूछे आते हैं, बट वो ये पूछ लेता है कि नोबेल पुरस्कार किस चीज के लिए मिला, किस कार्य के लिए मिला। तो आप ध्यान करिए, रसायन का नोबेल डीएनए स्पिनिंग सीजर्स, आरएनए स्पिन सीजर्स, आरएनए प्रोटीन संश्लेषण या फिर डीएनए तथा आरएनए स्पिन सीजर्स, इन चारों में से किसके लिए मिला है। तो सही आंसर है पहला, डीएनए स्पिनिंग सीजर्स इनके लिए मिला है। समझ लेते हैं एक बार की क्या चीज है। देखिए अभी जो रसायन का नोबेल है वो दो लोगों को मिल गया है, दो नाम मिल गए हैं, जेनिफर डुवंडा और इमैनुएले चारपेंटियर, इनको मिला है, ये आपको ध्यान में रख लेना है। दोनों ने ही क्या किया है, देखिए दोनों ने क्या किया है, हमें कुछ नई टेक्नोलॉजी दी है जो कि जीन एडिटिंग से संबंधित है। जीन एडिटिंग, ठीक है, इसको समझिए। अब यहां पे आप एक नाम याद करिए, इस जीन एडिटिंग के लिए हमारे पास एक टूल्स है जो इन दोनों ने हमारे लिए दिया है। उस टूल का नाम है ये क्रिस्पर। क्रिस्पर CAS9 डीएनए स्पिनिंग स्निपिंग सीजर्स, ठीक है। ऐसा हमको एक टूल दिया है जिसकी मदद से अब हम क्या कर सकते हैं, हम डीएनए में चेंज कर सकते हैं, डीएनए को मॉडिफाई कर सकते हैं, उसको रिपेयर कर सकते हैं, उसको ऑल्टर कर सकते हैं, उसमें किसी भी तरह का जो जेनेटिक कोड है वो डाल सकते हैं, या फिर उसमें बहुत सारी चीजों को हम लोग इंसर्ट करा सकते हैं। तो ऐसा हमको टूल ये दिया है जिसको हमने जीन एडिटिंग टेक्निक के अंतर्गत रखा है। अब देखिए जो इसमें CAS है, ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है, ठीक है ना, ये क्या है, एक प्रकार का एंजाइम है जिसकी मदद से हम लोग ये करते हैं। अब यहां से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तीन बातें हैं। इस टेक्निक से, इस टूल से हम तीन काम कर सकते हैं। क्या, हम डिसेबल कर सकते हैं, दूसरा रिपेयर कर सकते हैं, तीसरा हम लोग कुछ भी नया, इंसर्ट समथिंग न्यू, कुछ भी हम लोग इसमें इंसर्ट करा सकते हैं। यानी कोई अगर नया फैक्ट हमें देना है किसी भी डीएनए में, तो कोई नई क्वालिटी, नई फीचर्स भी हम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं। ये आपको तीनों बातें ध्यान में करनी है। क्या कर सकते हैं, डिसेबल कर सकते हैं किसी डीएनए को, उसको रिपेयर कर सकते हैं, या फिर उसमें से कुछ पार्ट को हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और या फिर हम लोग उसमें कुछ नया ऐड भी कर सकते हैं। तो ऐसे तीन चार चीजें आपको यहां से ध्यान में करनी है। किसके लिए करेंगे, तो चाहे एनिमल का डीएनए हो, किसी भी जानवर का हो, एनिमल के अलावा किसी भी प्लांट का डीएनए हो, या फिर किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव का डीएनए हो, किसी भी प्रकार के डीएनए में हम ये तीनों काम कर सकते हैं। डिसेबल कर सकते हैं उसको, रिपेयर कर सकते हैं, या फिर कुछ नया उसमें हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं। अब देखिए इसका यूज क्या है, यूज ये है कि इसके यूज हम लोग कैंसर थेरेपी बना सकते हैं नई, जो कैंसर का वायरस है, जो कैंसर का ट्रीटमेंट है, उसके लिए हम लोग नई थेरेपी बना सकते हैं, ताकि कैंसर का जो डीएनए है, जो वहां पर थ्योरी लगनी है, वहां पर इसका हम लोग बहुत प्रयोग कर सकते हैं। या फिर इसके अलावा जो इनहेरिटेड डिसीजेज होती हैं, इनहेरिटेड जो डिसीज होती हैं, उनको सही करने में, उनका ट्रीटमेंट करने में भी इस तकनीक का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है भारत में, पूरे विश्व के लिए, लाइफ साइंस के लिए। तो इसका प्रयोग हम दो जगह कर सकते हैं। ये मुख्य बात ये है, तीन बातें आपको ध्यान करनी है, डिसेबल, रिपेयर और इंसर्ट न्यू, समथिंग न्यू इन द डीएनए। तो डीएनए के बारे में ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इसका प्रयोग इन सब के अलावा देखिए क्रॉप रेजिलियंस में हम लोग कर सकते हैं।
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग एग्रीकल्चर में क्रॉप रेजिलियंस में इसका प्रयोग करते हैं, उनके जेनेटिक कोड को बदल देते हैं ताकि वो फसलें, देखिए आपने देखा होगा कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो अधिक पानी वाली होती हैं, कुछ फसलें होती हैं जो कम पानी वाली होती हैं, कुछ फसलें होती हैं जिनको पानी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, बहुत कम जरूरत पड़ती है। तो ऐसी फसलों का अगर हम जीन यानी उनका जो जेनेटिक कोड है उसको बदल दें तो हमारे पास पानी की कमी का मतलब ही नहीं रह जाएगा। अगर बाढ़ आ भी रही है, अगर सूखा पड़ भी रहा है, तो क्योंकि हमने फसलों का पहले से ही जेनेटिक कोड बदला हुआ है, तो अब उनको अधिक पानी की आवश्यकता या कम पानी की आवश्यकता उसको भी हम चेंज करने का प्रयास कर सकते हैं। तो ऐसा इस तकनीक का प्रयोग आगे भी हम लोग कर सकते हैं। देखते हैं कहां कहां पे इसका प्रयोग हो पाता है, ये आपको यहां से ध्यान में रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न में से सही कथन का चुनाव आपको करना है। पहला क्वेश्चन, पहला कथन, एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, क्या यह सही है? दूसरा, एम राजेश्वर राव वर्तमान में आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर कार्यरत थे। तीसरा, एनएस विश्वनाथन के स्थान पर राव की नियुक्ति की गई है। इनमें से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से सभी सही हैं, चारों ही ये पॉइंट सही हैं, तीनों पॉइंट सही हैं। एम राजेश्वर राव को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर बनाया गया है, वर्तमान में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पद पर एक कार्यरत थे, और जो आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर हैं एनएस विश्वनाथन, उनके स्थान पर इनको लाया गया है, उनके स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। तो देखिए अभी जो हमारी कमेटी है, द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट, उन्होंने अप्रूव किया है इनका अपॉइंटमेंट एम राजेश्वर राव का, जो कि इस समय आरबीआई में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट पर काम कर रहे हैं, और अब इनको डिप्टी गवर्नर आरबीआई का बना दिया जाएगा। ये आपको यहां से ध्यान में रख लेना है अपने प्रीलिम्स एग्जाम के लिए। आगे बात कर लेते हैं मोहम्मद अली जौहर के बारे में। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। सबसे पहला, वह अलीगढ़ आंदोलन के परिणाम स्वरूप प्रसिद्ध हुए, और दूसरा, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस या इंडियन मुस्लिम लीग तथा खिलाफत आंदोलन की अध्यक्षता कर चुके हैं। इनमें से कौन सा सही कथन है, यह आपको देखना है। तो दोनों ही सही कथन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन मुस्लिम लीग और खिलाफत आंदोलन, तीनों की वो अध्यक्षता कर चुके हैं, और अलीगढ़ आंदोलन के भी एक प्रोडक्ट थे वो, तो उनके भी बारे में आपको ध्यान में कर लेना है। आज के न्यूज़पेपर में एक छोटा सा आर्टिकल आया है मोहम्मद अली जी के बारे में, ये आपको ध्यान में कर लेना है, यहां से मैंने आपको बताया। नेक्स्ट बात कर लेते हैं स्टार कंपेनर के संबंध में निम्न में से क्या सही है, याद कर लीजिए। सबसे पहला, एक मान्यता प्राप्त पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टी अब केवल 30 स्टार कैंपेनर रख सकती है। दूसरा, गैर मान्यता प्राप्त परंतु पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टी अब 20 स्टार कैंपेन रख सकती है। दोनों में से सही हैं या दोनों गलत हैं, ये आपको ध्यान में करने हैं। तो इसमें से पहला वाला केवल सही है। एक मान्यता प्राप्त जो पंजीकृत राष्ट्रीय पार्टी है वो केवल 30 स्टार कैंपेनर रख सकती है अपने साथ चुनाव प्रचार में, ये आपको ध्यान करना है। न्यूज देख लेते हैं इसके संबंध में। तो अभी न्यूज आई है आज के पेपर में, इसमें कहा गया है जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसने बुधवार को रिवाइज की है कुछ नॉर्म्स स्टार कैंपेनर के लिए। देखिए ये जो मुख्य है, ये बिहार में जो भी चुनाव होने वाला है, जो बिहार असेंबली इलेक्शन होने वाला है, यहाँ पर से लागू हो जाएंगी, यहाँ से इसको लागू कर दिया जाएगा। इसी में कहा गया है कि जो भी हमारे जो रिकॉग्नाइज पार्टी हैं, ठीक है, वो अभी 40 की जगह केवल 30 ही स्टार कैंपेनर को रख सकती हैं, और उसकी भी जो परमिशन है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिशियल से 48 घंटे के अंदर उसको लेनी होगी, ये भी आपको ध्यान में करना है। दूसरा, जो हमारी ऐसी पार्टीज हैं जो अनरिकॉग्नाइज रजिस्टर्ड पार्टीज हैं, वो पहले 20 स्टार कैंपेनर तक ले सकती थी, लेकिन अब वो 15 स्टार कैंपेनर तक ही ले पाएंगी। साथ में एक बात और कही गई है, जैसे मान लीजिए कोई भी एक जो प्रतिभागी है चुनाव का, अगर वो किसी स्टार कैंपेनर को अपने प्रचार के लिए लेकर आता है, तो उस स्टार प्रचारक को, स्टार जो कैंपेनर है, उसका पूरा जो खर्चा है वहां का, वो सभी प्रतिभागी के खर्चे में जोड़ा जाएगा। आप सभी को मालूम होगा कि विधानसभा और लोकसभा के लिए जो प्रतिभागी का एक खर्चा होता है वो निश्चित होता है, उससे ऊपर खर्चा वो नहीं कर सकता। तो अब यहां पर ये बात देखी जाएगी कि जो भी स्टार कैंपेनर है उसका जो भी खर्चा हो रहा है वो प्रतिभागी के अकाउंट में डाला जाएगा, उसके खाते में जोड़ा जाएगा। दूसरा, जो अगर मान लीजिए प्रतिभागी ऐसे हैं कि वो प्रतिभागी 2 प्रतिभागी या 3 प्रतिभागी या 4 प्रतिभागी मिलकर एक ही मंच पर किसी एक स्टार कैंपेनर को बुलाते हैं, तो फिर जो उस पूरे स्टार कैंपेनर खर्चा है वो उन सभी प्रतिभागियों के अकाउंट में जोड़ा जाएगा बारी बारी से, ये आपको ध्यान में करना है। तो ऐसी एक न्यूज यहां पे आई थी जो मैंने आपको बताई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध था या थे, ये आपको ध्यान करना है। पूर्व अभ्यास प्रश्न है ये 2017 का। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का नाम लिखा है, अलेक्जेंडर रीड का नाम लिखा है और थॉमस मुनरो का नाम लिखा है। कौन शामिल था रैयतवाड़ी बंदोबस्त में?
तो कूट है पहला पहला तीसरा, दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। तो देखिए इसमें दूसरा और तीसरा यानी अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो ये दो लोग शामिल थे जिन्होंने भारत में रैयत व्यवस्था को शुरू किया था। हालांकि थॉमस मुनरो का ही नाम आता है, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें तो अलेक्जेंडर रीड ने इसको लागू कर दिया था। उसके बाद फिर थॉमस मुनरो ने इसको लगभग लगभग अच्छे खासे एरिया में इसको लागू किया था। ये आपको यहाँ पे ध्यान में रख लेना है। कुछ मेंस क्वेश्चन की बात कर लें तो आज के इस टॉपिक से दो मेंस क्वेश्चन आपके लिए हैं। पहला, भविष्यकालीन अर्थव्यवस्था और औद्योगिक श्रमिकों के संबंध में वर्तमान श्रमिक कानूनों की प्रासंगिकता की चर्चा करनी है आपको, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, बदलते वैश्विक परिवेश में भारत में मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए मौलिक कर्तव्यों का पालन आवश्यक है, स्पष्ट कीजिए। इस स्टेटमेंट को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर मैंने आपको पहले आर्टिकल में बताया था किस तरीके से मौलिक कर्तव्यों का अगर पालन किया जाता तो जो शाहीन बाग में प्रोटेस्ट हुआ था उसमें किसी प्रकार के मौलिक अधिकार का हनन नहीं होता। तो उस संबंध में आपको यहाँ पर एक अपना आंसर लिखना है। तो ऐसे कुछ पॉइंट थे जो हमने आज चर्चा की है। कल फिर मिलेंगे कुछ नए पॉइंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।